हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत हमने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर चर्चा की थी। सबसे पहले हम उनके जो आंसर्स हैं उन पर चर्चा करते हैं। पहला जो क्वेश्चन था वो था संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 जो हिंदुओं पर कब लागू हुआ। क्योंकि इससे पहले 1882 का जो एक्ट है, इससे पहले पर्सनल लॉ से जो ट्रांसफर्स होते थे प्रॉपर्टीज़ के, वो पर्सनल लॉ से गवर्न होते थे। इसलिए हिंदूज के लिए भी जो 1929 जो है 1929 में ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हिंदू विधि पर लागू हुआ और मुस्लिम विधि पर तो अभी भी लगभग लागू नहीं होता है। तो 1929 इसका पहले क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है। दूसरा जो क्वेश्चन था वो था शांताबाई बनाम बम्बई राज्य AIR 1958 सुप्रीम कोर्ट के बाद में उच्चतम न्यायालय ने हरे वृक्ष खड़े वृक्ष को चल संपत्ति माना है। ये जो आपका ये सही है, ट्रू है या फॉल्स है, इस पर अपन को चर्चा करनी थी। एक्चुअल में जब आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को पढ़ेंगे तो वहाँ पर हरे वृक्ष को भी कई मैटर्स में चल संपत्ति माना है, लेकिन दूसरे जैसे IPC वगैरह पर आप जब चर्चा करेंगे तो वहाँ पर चूँकि वो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता, इसलिए उसकी चोरी नहीं हो सकती, चोरी चल संपत्ति की ही होती है। तो यहाँ पर शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे AIR 1958 में सुप्रीम कोर्ट ने जो है हरे वृक्ष को भी जो है वो चल संपत्ति माना। क्यों? उसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिपेंड करेगा कि जो उसको लगाता है उस पौधे को, उस पेड़ को, उसका इंटेंशन क्या है, उससे उसको टिम्बर के रूप में यूज़ करना या उससे जो है फ्रूट्स लेना। तो जनरली जो है इस तरह के जो वृक्ष हैं जिनको टिम्बर के रूप में, जैसे शीशम है, बबूल है, टीक है, ये जो कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो जिनका पर्पस ये होता है लगाने वाले का कि इनको टिम्बर के रूप में यूज़ किया जाएगा। तो इसलिए ऐसे वृक्ष, हरे वृक्ष को भी इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो है चल संपत्ति माना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नींद में से अनुयोज्य दावे का उदाहरण है। तो इसमें आपका जो किसे अनुयोज्य दावे किसे कहेंगे, इसकी जब डेफिनेशन आप देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग यह है कि इसमें जीवन बीमा जो होता है आपका, जीवन बीमा, लाइफ इंश्योरेंस, वो इसमें इसका आंसर है। ये अनुयोज्य दावे का एक रजिस्ट्रेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टिव नोटिस प्रलक्षित सूचना का उदाहरण है। ये एक तो होता है कि डायरेक्ट आपको सूचना मिल जाए किसी चीज की, एक होती है कि आपको सीधी सूचना नहीं मिल रही लेकिन उसे माना जा रहा है कि वो आपको सूचना है। जब सेक्शन 3 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आप देखेंगे तो उसमें स्वामी के अभिकर्ता मतलब एजेंट को मास्टर के लिए कोई नोटिस मिलता है तो उसे भी सूचना माना जाता है, उसे कंस्ट्रक्टिव नोटिस माना जाता है। इसी प्रकार से जब किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी पर एक्चुअल पोजीशन किसी का है तो उसे कंस्ट्रक्टिव नोटिस माना जाता है। इसी प्रकार से जब किसी डॉक्यूमेंट का कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, कि उसका रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी हो और उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो उसे कंस्ट्रक्टिव नोटिस मानेंगे। तो उसके हिसाब से ये तीनों आंसर सही हैं और इसलिए ये उपरोक्त सभी जो है प्रलक्षित कंस्ट्रक्टिव नोटिस के उदाहरण हैं। अब नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है, पांचवा, क्या कोई व्यक्ति स्वयं की संपत्ति को स्वयं को अंतरित कर सकता है? यदि हाँ तो ऐसा कब से पॉसिबल हुआ? ये इसका आंसर है। यदि हाँ, पहला तो है कि हाँ, तो हाँ, अगर ऐसा हाँ है या नहीं है तो ऐसा कब से हुआ ये हमको देखना है। जब आप सेक्शन 5 जो है, सेक्शन 5 जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का है उसको आप देखेंगे तो उसमें हिमसेल्फ वर्ड जो है ये ऐड किया गया है कि कोई व्यक्ति स्वयं को भी अपनी अचल संपत्ति को अंतरित कर सकता है। तो इसका आंसर हाँ में है और ये
सेक्शन 5 में अमेंडमेंट से जो है 1929 से ऐड किया गया है। अब उसके लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि कोई व्यक्ति स्वयं को कैसे अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकता है। उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो डबल स्टेटस उसका हो, एक स्टेटस में वो उस प्रॉपर्टी का ओनर हो, ट्रांसफरर हो, और दूसरी जो है स्टेटस में दूसरी हैसियत में वो उसको एक्सेप्ट करता हो, यानी ट्रांसफरी हो। नेक्स्ट जो आपका छठवां क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से अंतरण किसे कहेंगे? ट्रांसफर किसे ट्रांसफर कहेंगे? इनमें से जो है विभाजन, वसीयत, भार और विनिमय। तो विभाजन जो है वो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में कवर नहीं होता, वसीयत ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में कवर नहीं होता, भार इसमें कवर होता है लेकिन इसको ट्रांसफर नहीं माना गया है क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती। प्रॉपर्टी पर कोई चार्ज से ट्रांसफर होता है, वो प्रॉपर्टी के साथ साथ ट्रांसफर होता है। प्रॉपर्टी भार में इस पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती, इसलिए इसका राइट आंसर है एक्सचेंज, विनिमय जो है इनमें से वो ट्रांसफर माना जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोहरी संभावनाओं के विरुद्ध नियम, रूल अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटीज किस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की किस धारा में उल्लिखित किया गया है? तो इसका आपका राइट आंसर है कि जब आप ट्रांसफर इन फेवर ऑफ अनबॉर्न पर्सन, किसी अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में जब अंतरण करते हैं तो वो एक सिंगल पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन उसी में आप एक और दूसरे व्यक्ति को उससे भी आगे जो भी अजन्मा है उसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो ये डबल पॉसिबिलिटी हो गई। और सेक्शन 13 जो है इसका राइट आंसर है, सेक्शन 13 जो है वो डबल पॉसिबिलिटीज़ को जो है इग्नोर करता है, वो मानता है कि ये सिंगल पॉसिबिलिटी तक वो अलाउ करता है, इसलिए रूल अगेंस्ट पॉसिबिलिटी जो है सेक्शन 13 में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निहित हितम समाश्रित हित, वेस्टेड इंटरेस्ट एंड कंटिंजेंट इंटरेस्ट का उल्लेख किन धाराओं में किया गया है? वेस्टेड और कंटिंजेंट इंटरेस्ट को ट्रांसफर प्रॉपर्टी की किन धाराओं में मेंशन किया गया है? इसके लिए वेस्टेड इंटरेस्ट का जो है वो धारा 19 में दिया हुआ है और कंटिंजेंट इंटरेस्ट धारा 21 में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर है बी। तो ये आपके जो है हमने जो पिछले वीडियो में क्वेश्चंस जो तैयार किए थे उनका आगे का आंसर्स, राइट आंसर्स अब आप समझ गए। अब इसके बाद जो हम चर्चा हमको करनी है, जब आप सेक्शन 3 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, इसमें आप सेक्शन 3 में देखेंगे एक वर्ड है अटेस्टेशन, यानी अनुप्रमाणन। ये जनरली अपन सब चर्चा करते रहते हैं कि ये अटेस्ट कराना है, ये अटेस्ट कराना है, लेकिन ये अटेस्टेशन जो है 1926 में, इससे पहले अटेस्टेशन वर्ड यहाँ पर नहीं था क्योंकि शायद मैं समझता हूँ कि इससे पहले इसकी आवश्यकता नहीं थी। 1926 के अमेंडमेंट से सेक्शन 3 में ये वर्ड ऐड किया और 1927 में इसको रेट्रोस्पेक्टिव यानी भूतलक्षी प्रभाव, रेट्रोस्पेक्टिव भूतलक्षी प्रभाव से इसको लागू किया। और उसके बाद इस परिभाषा को, जो अटेस्टेशन की परिभाषा यहाँ पर दी गई है, ये 1925 का जो हमारा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम है उसमें ये परिभाषा दी हुई थी। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम से हमने ये परिभाषा ली है। तो अटेस्टेशन का मतलब
क्या होता है, वो सबसे पहले इसके लिए क्या आवश्यकता होती है। ये एक सपोज करो कि ये आपका एक डीड या कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी डॉक्यूमेंट मान लो इसको, और इसमें जो भी कुछ लिखा है दोनों पार्टीज के, तो यहाँ पर इसमें जो एग्जीक्यूटर होता है, निष्पादक, उसके सिग्नेचर होते हैं। अब इस निष्पादक के सिग्नेचर, कल को ये हो सकता है कि इसने अभी सिग्नेचर कर दिया और कल को कहे कि नहीं मेरे से जोर जबरदस्ती सिग्नेचर करा लिए या बाई फोर्स करा लिए, या मैं ये मेरे सिग्नेचर नहीं है, ये वो नकार सकता है। तो ये ऐसा नहीं करे, इसके लिए यहाँ पर दो विटनेस जो होते हैं, दो विटनेस जो है वो उनके सिग्नेचर होंगे। तो ये जब दोनों के इस पे सिग्नेचर हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि ये डॉक्यूमेंट अटेस्ट हो गया। अब ये दोनों, तो क्या जरूरी हुआ, उसके लिए कम से कम दो साक्षी, इसके लिए कम से कम अटेस्टेशन के लिए क्या जरूरी हुआ, कम से कम दो साक्षी उस पर सिग्नेचर करें। और वो भी क्या, दोनों साइन तो करें, लेकिन उन्होंने प्रत्येक ने निष्पादक को, एग्जीक्यूटर जो है निष्पादक को हस्ताक्षर या अंगूठा, अगर मान लो वो पढ़ा लिखा नहीं है तो अंगूठा लगाएगा, अंगूठा लगाते देखा। ठीक है, अंगूठा लगाते देखा। और क्या, या निष्पादक के निर्देश पर अन्य व्यक्ति को हस्ताक्षर या अंगूठा लगाते देखा हो, लेकिन निष्पादक की उपस्थिति में। निष्पादक से अपने या निष्पादक या अन्य व्यक्ति ने अपने हस्ताक्षर या अंगूठा की व्यक्तिगत अभिस्वीकृति प्राप्त कर लिया। निष्पादक या जो अन्य व्यक्ति जिसने हस्ताक्षर पे अंगूठा लगाया है उसने व्यक्तिगत अभिस्वीकृति दे दी हो। इसके लिए जरूरी है कि प्रत्येक साक्षी ने निष्पादक की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए हों, लेकिन दोनों का एक साथ उपस्थित होना आवश्यक नहीं। ऐसा नहीं है कि दोनों उस टाइम हो, लेकिन उस टाइम जब भी उन्होंने साइन किया अलग अलग, यदि अलग अलग किए हैं तो दोनों का उस टाइम जब वो सिग्नेचर कर रहे हैं तब वहाँ पर निष्पादक उपस्थित रहा। और प्रत्येक साक्षी ने
दस्तावेज पर साक्षी की हैसियत से हस्ताक्षर एवं अनुप्रमाणित करने के उद्देश्य से ऐसा किया। और प्रत्येक साक्षी ने जो सिग्नेचर किए हैं वो एज ए विटनेस के रूप में साइन किए हैं और उनको पता हो कि हम ये जो साइन कर रहे हैं वो उस डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करने के उद्देश्य से, पर्पज से ऐसा कर रहे हैं। और लास्ट जो इसमें बात है कि जो अटेस्टेशन है, अनुप्रमाणन है, उसका कोई स्पेसिफिक विशिष्ट परफॉर्मा प्रारूप होना आवश्यक नहीं है। तो ये आपका जो है इसे कहेंगे अटेस्टेशन। ये आपके 10 नंबर का जो शॉर्ट नोट में ये एग्जाम में अक्सर आता रहता है और ये शुरुआत से इसकी आवश्यकता नहीं थी। जैसा कि मैंने बताया 1926 के अमेंडमेंट से ऐड किया गया और 1927 में इसको रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पीछे से इसको भूतलक्षी प्रभाव देते हुए लागू कर दिया गया। तो आज ये अनुप्रमाणन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर अपने कंप्लीट हुए। थैंक यू वेरी मच।